हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल लोअर क्वेस्ट में। मेरा नाम सरफराज अहमद है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में की शुरुआत हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिया में कैसे आए, उनका कब्जा हमारे भारत में कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, हमारे इंडिया में ये ब्रिटिशर्स आए कैसे। तो इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक रफली मैप बनाते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाते हैं कि यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। क्या है ये? स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। और यहाँ पर आज से अगर हम बात करें 1408 यानी जब वास्को डिगामा साहब आए थे 1497 पे यहाँ पे हमारे इंडिया में यहाँ पर आए थे। लेकिन 1408 में यहाँ पे एक शख्स थे जिनका नाम था बार्थिलोम डायस। एक शख्स थे जिनका नाम था बार्थिलोम डायस। ये यहाँ पर एक जगह ढूंढे, इसका नाम था केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप की खोज के बाद जो जितने भी ट्रैवलर्स थे, जितने भी एक्सप्लोरर थे, उन्होंने अलग अलग कंट्री को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जैसे कि हमारा इंडिया, जैसे कि हम लोगों ने किताबों में ये पढ़ा है कि इंडिया की खोज किसने की। असल में इंडिया की खोज तो बहुत पहले से, हमारा इंडिया तो हज़ारों सालों से ये एग्जिस्टेंस में है। लोग यहाँ पर ट्रेडिंग भी करते थे, लेकिन जो सी रूट है यानी कि जो समुद्र का रास्ता है उसके थ्रू यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हो पाती थी। तो जो एक्सप्लोरर थे जो कि थे वास्को डिगामा, ये जो थे इन्होंने सी रूट ढूंढा, ना कि इंडिया को ढूंढा। क्योंकि इससे पहले जो ट्रेडिंग होती थी वो लैंड के थ्रू होती थी, यानी जमीनी रास्ते के से होते हुए ये ट्रेडिंग होती थी। लेकिन इस दौरान क्या होता था, जो ट्रेडर्स रहते थे जब जमीन के रास्ते में जाते थे तो आखिर में जो यहाँ पर कंट्री पड़ती थी, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तो इन सब जगह के जो लोग रहते थे वो इन ट्रेडर्स को लूट लेते थे, जिससे कि इनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इसी वजह से सी रूट का ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब इस सी रूट ढूंढने के लिए सबसे पहले इन्होंने वास्को डिगामा सबसे पहले यहाँ से निकले। अब ये निकलते हुए यह पहले आए केप ऑफ गुड होप, और उसके बाद इन्होंने अपने इंडिया को यहाँ पर एक्सप्लोर किया। अब ये इंडिया में यहाँ पर आए कालीकट पे, है ना। इसके बाद जैसे जैसे जो पोर्तुगीज है, ये कौन से रूलर है? ये पोर्तुगीज हैं। ये जो पोर्तुगीज हैं ये यहाँ पर 1497 में आए। कब आए? 1497 में आए। लेकिन इसके बाद जो ट्रेडिंग थी इंडिया से ये चालू हो गई। लेकिन ये ट्रेडिंग कौन करता था? ये ट्रेडिंग सिर्फ करते थे पोर्तुगीज करते थे। कौन करते थे? पोर्तुगीज करते थे। लेकिन अभी तक यहाँ ब्रिटिशर्स नहीं है। फिर यहाँ पर डच आए, फ्रेंच आए, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं है। ब्रिटिशर्स एकदम लास्ट में आए। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने आई कैसे? ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये आखिर बनी कब? ये बनी 31 दिसंबर 1600। ये कब बनी? 31 दिसंबर 1600 में। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी टीम बना करके 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका एक्चुअली में हम इसको बोले, इसका एक्चुअली नाम क्या था? इसका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ London traders into East Indies
ये इतना बड़ा इसका ये पूरा ये नाम है, लेकिन इतना बड़ा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसका जो शॉर्ट में इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना केवल सिर्फ ब्रिटिशर्स की है, जबकि ये आपका ब्रिटिश पोर्तुगीज का भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच का भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच का भी ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये सिर्फ ब्रिटिश का ही सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ये सभी इन सारी कंट्री का है, ठीक है। लेकिन सबसे लास्ट में यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए। तो ये कंपनी बनी ये है 31 दिसंबर 1600, यानी कि 31 दिसंबर 1600 को ये बनकर तैयार हो गई। लेकिन अब बात थी परमिशन लेने की। किससे परमिशन लेनी है? क्वीन एलिजाबेथ, उस समय की ब्रिटेन की जो क्वीन थी, ब्रिटेन की क्वीन, उनका नाम क्या था? क्वीन एलिजाबेथ। क्या नाम था बच्चों? क्या नाम था? एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। जो अभी जिनका देहांत हुआ है उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, और ये थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। वो वाली क्वीन आप मत समझिएगा। तो ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है, इनसे परमिशन लेनी थी। अब इनसे परमिशन तो मिल गई, इन्होंने चार्टर दे दिया। चार्टर क्या होता है? एक नियम का एक समूह होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से है, उसी तरह उस टाइम में भी नियमों का एक समूह होता था कि आपको ये नियम, इस नियम में रह करके आपको ये काम करना है। तो उसके लिए एक चार्टर होता है। तो इन्होंने चार्टर पास कर दिया और जो कंपनी है उनको सौंप दिया। अब ये कंपनी को ये सहूलियत मिल गई कि अब वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये वेस्ट ऑफ मैगलन के इधर वेस्ट में ये क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रेट ऑफ मैगलन के वेस्ट और केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में। अब केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया भी आता है। ये रहा इंडिया हमारा, ये हमारा इंडिया है। तो केप ऑफ गुड होप में इंडिया भी आता है। और अगर हम इधर बोले तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ मैगलन के इस तरफ, तो इस तरफ आपका क्या क्या आएगा? इधर आपका अफ्रीका आएगा, इधर अफ्रीका आएगा, ये आपका ये सोमालिया हो गया, आपका क्या कहते हैं, ये बर्मा हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारी कंट्री यहाँ पर हो गए। तो इन सभी जितने भी कंट्री हैं, इन सबसे ट्रेड करने की परमिट मिल गई थी। किससे मिल गई थी? क्वीन एलिजाबेथ से मिल गई थी। अब यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अब बात आती है, अब क्वीन ने तो एलिजाबेथ ने तो दे दिया परमिशन, लेकिन मेन चीज हमें इंडिया में ट्रेडिंग करनी है। यानी इनको अब इंडिया में ट्रेडिंग करनी है। तो इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया के लोगों से तो परमिशन लेनी पड़ेगी। इंडिया में उस समय मुगलों का राज था। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब बात आती है यहाँ पर, अब बात ये होती है कि उस समय जो इंडिया था, ये हमारा इंडिया है, मैं इंडिया का मैप बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का मैप बन गया। तो उस समय ये जो हमारा इंडिया है, उस समय यहाँ पर मुगल का साम्राज्य, मुगल के राजा थे। उस समय मुगल के शासक थे। जब हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, तो 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी बनकर तैयार हुई। लेकिन इंडिया में आते आते उसे लग गए 1608 लग गए। अब 1608 में तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ तो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर जो आपका कंपनी का फैक्ट्री है वो लगाने की जो परमिशन है वो नहीं मिल रही थी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि 1600 बनी है तो आगे 1608 में क्यों आई है? तो 1600 में बन तो गई थी, लेकिन जब वो आने की कोशिश कर रहे थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच उन्हें आने से रोक रहे थे, क्योंकि वो पहले ही आ चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका कॉम्पिटिटर कोई दूसरा यहाँ पर इंडिया में आए। तो वो नहीं चाहते थे कि वो आए, तो इसीलिए वो पहले ही उनके साथ युद्ध करते थे, बैटल करते थे और उन्हें आने से रोक देते थे। लेकिन किसी तरह वो 1608 में तो आए। लेकिन उस समय मुगल का साम्राज्य चल रहा था। उस समय मुगल के राजा थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर साहब तो गद्दी में बैठे हुए थे। अब परमिशन लेनी थी। परमिशन किससे लेनी थी? जहांगीर से। तो उस समय 1603 की बात करें तो 1603 में ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी ना, क्वीन एलिजाबेथ,
क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप उन वाली एलिजाबेथ की मत याद रखिएगा जो कि जिनका देहांत अभी हाल में हुआ है, वो एलिजाबेथ सेकेंड थी, ये एलिजाबेथ फर्स्ट है। तो यहाँ क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, इनका देहांत 1603 में हो गया था। तो इनके बाद जो गद्दी पे बैठे थे वो बैठे थे जेम्स फर्स्ट। ब्रिटेन की गद्दी पे कौन बैठा था? ब्रिटेन की गद्दी पे बैठे थे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद जेम्स फर्स्ट। अब ये जेम्स फर्स्ट गद्दी पे बैठ गए। अब इनसे ब्रिटिशर्स जो थे वो कहने लगे कि हम इंडिया तो गए, इंडिया में गए, बट इंडिया में हमें परमिशन नहीं मिली फैक्ट्री लगाने की। अब बिना फैक्ट्री के हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा सामान है शिप से, उसे लोड हमें फैक्ट्री में करना होगा, तभी तो हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, अदरवाइज हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो जेम्स फर्स्ट ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम अपने एम्बेसडर को भेजेंगे जो कि क्या करेगा, कन्विंस करेगा जहांगीर को कि हमें फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी जाए। तो अब जेम्स फर्स्ट ने भेजा 2 एम्बेसडर को। एक का नाम था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। और एक का नाम था सर थॉमस रो। विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो, इन लोगों को भेजा। इन लोगों ने बहुत लुभावने ऑफर दिए जहांगीर को कि हम आपको ये देंगे, हम आपको ब्रिटिशर्स से ला करके तमाम जो चीज़ें वहाँ पे हैं, कॉफ़ी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर आपको देते रहेंगे, सहूलियत देते रहेंगे। तो जहांगीर को लगा कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मुझे हर चीज़ फैसिलिटी मिलेगी। तो जहांगीर ने कहा ठीक है, आप कंपनी लगा, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लीजिए, लेकिन जो भी रॉयल फैसिलिटीज़ है वो हमें देते रहिए, तभी हम आपको फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे रहे हैं। तो इन्होंने कन्विंस कर लिया। अब पता है आपको, विलियम हॉकिंस जब गए थे जहांगीर के कोर्ट में, तो इन्होंने जहांगीर साहब ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान, क्योंकि ब्रिटेन के थे, इंग्लिश बोलते थे, तो इंग्लिश खान की उपाधि इन्होंने दी। और इन्होंने 400 मनसब दिया। 400 मनसब मतलब होता है कि जितने ज़्यादा सैनिक होते हैं, नंबर ऑफ सैनिक जो होते हैं, और उनको क्या कहा जाता है? मनसब। एक सैनिक मतलब एक मनसब। तो 400 सैनिक की टुकड़ी जो है इन्होंने दी। जो घोड़े होते हैं, जो सैनिक के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कैवलरी हो गया, घोड़े हो गए, रथ हो गए, ठीक है, तो ये सभी जो है जो सेना के लिए ज़रूरी होता है, तो उसे हम एक सैनिक देंगे तो एक मनसब होगा, 2 सैनिक देंगे 2 मनसब, ऐसे 400 सैनिक इन्होंने दिया, 400 मनसब इन्होंने दिया और इंग्लिश खान की उपाधि दी। इसी तरह थॉमस रो जो थे, ये भी इनके दरबार में गए थे, इनको कन्विंस किया, और इस तरह आखिर में फैक्ट्री लग जाती है। कब लगती है? 1618 में लगती है। 1618 सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो सूरत में लग जाती है। सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री लगती है। उसके बाद 1639 में बंगाल में लग जाती है, बंगाल में। फिर उसके बाद 1640 में आपका बॉम्बे में लग जाती है, बॉम्बे में लग जाती है। फिर 1690 में यहाँ पे आपका मद्रास में लग जाती है। तो इस तरह से हमारा ये फैक्ट्री लगाने का सिलसिला जो है ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। और आने वाले समय में जब 1647 तक की बात करें, 1647 में यहाँ पे उन्होंने 23 फैक्ट्री यानी 43 फैक्ट्रीज लगा रखी थी, फैक्ट्रीज लगा दी। ये तो यहाँ पर ट्रेडिंग की इन्हें छूट मिल गई। अब ये फैक्ट्रीज में यहाँ पर क्या लाते थे, क्या यहाँ से ले जाते थे, इसके बारे में जान लेते थे। जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, तो ये क्या यहाँ पर लाते थे और यहाँ से क्या ले जाते थे, यहाँ पे क्या लाते थे और यहाँ से क्या ले जाते थे। तो अगर बात करें इंपोर्ट की, तो वहाँ से जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स रहते थे वो वहाँ से कॉफ़ी लाते थे, कॉफ़ी और पर्शियन हॉर्सेस लाते थे, कॉफ़ी और पर्शियन हॉर्सेस लाते थे। कॉफ़ी और पर्शियन हॉर्सेस वो कहाँ से लाते थे? वो ब्रिटेन से लाते थे, इंडिया में, ठीक है। लेकिन इंडिया से कुछ ले भी जाते थे। क्या ले जाते थे? कॉटन ले जाते थे, सिल्क ले जाते थे, और सॉल्ट पीटर। ये सॉल्ट पीटर क्या होता है? सॉल्ट पीटर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यहाँ पर सॉल्ट पीटर का बेसिकली यूज़ जो है वो गन पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, यानी बंदूक वगैरह में जो गन पाउडर यूज़ होता है उस पाउडर को बनाने के लिए सॉल्ट पीटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सॉल्ट पीटर जो है बहुत आयत मात्रा में यहाँ पर इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था।
तो यहाँ से वो ले जाते थे इसको और वो वहाँ से ये चीज़ें लाते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो एक्सपेंशन है वो फैला लिया। लेकिन अब बात आती है, ये तो थी आपका ट्रेडिंग पावर की, ट्रेडिंग एक्सपेंशन इन्होंने किया। लेकिन एक शख्स थे, एक जब ये बात करें कि जो मुगल साम्राज्य के जो आखिरी राजा थे, सम्राट थे, आखिरी सम्राट थे, वो थे औरंगजेब। ये जो औरंगजेब साहब थे, इनकी मृत्यु हो जाती है 1707 में, यानी 1707 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद दो और सैनिक आते जो ज़्यादा लंबे समय तक इनका टेन्योर नहीं रहता है, बहुत ही 1-2 साल के लिए इनका टेन्योर रहता है, जैसे कि बहादुर शाह रहते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद जो है जहांदर शाह आते हैं, बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह आते हैं, जहांदर शाह के बाद आते हैं फर्रुख शेर। ये जो फर्रुख शेर हैं, ये जो मुगल सम्राट थे फर्रुख शेर, इन्होंने ये सब मामला खराब कर दिया। अब मामला क्या खराब किया कि जब ब्रिटिशर्स अपना सामान इंपोर्ट करते थे तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स कहलाता है कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स, वो किसके राजस्व में जाएगा, वो इंडिया के राजस्व में जाएगा, जो भी उस सम्राट के। लेकिन फर्रुख शेर ने क्या कहा, फर्रुख शेर ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एनुअल फीस दे दीजिए और आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप फ्री में जितना चाहे उतना सामान बेचिए, जितना सामान लाइए ले जाइए, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये काम जो फर्रुख शेर ने किया, ये हो गया आग में घी डालने का काम। अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी ताकत और ज़्यादा बढ़ाने लगे। अब और क्या हुआ इसके बाद, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। अब आगे क्या हुआ, अब बात करते हैं आगे की। तो फर्रुख शेर साहब ने तो टैक्स माफ कर दिया, ब्रिटिशर्स की तो चांदी हो गई है, अब तो वो बेचेंगे, यहाँ पे खरीदेंगे, बेचेंगे और नोट छापेंगे। अब तो बहुत ज़्यादा कमाई होने लगी उनकी। अब बात आती है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, बाबर से होती है। किससे होती है, बाबर से। अब बाबर के बाद कौन आता है, बाबर के बाद आते हैं हुमायूं के बाद आते हैं अकबर के बाद जहांगीर, ठीक है। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, यही है। अब जो औरंगजेब है इनका डेथ हो जाता है 1707 में इनका डेथ हो जाता है। इसके बाद कुछ कमज़ोर जो शासक रहते हैं वो मुगल में आते हैं और मुगल के जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और कई सारे और साम्राज्य इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं मराठा साम्राज्य का इवॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैसूर क्षेत्र में कई साम्राज्य इस्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। कर्नाटक क्षेत्र में कई साम्राज्य इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे साम्राज्य इस्टेब्लिश हो जाते हैं और उस दौरान क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो स्टेट्स रहते हैं, छोटे छोटे, वो मुगल से निकल करके अपना एक प्रिंसली स्टेट बना देते हैं और प्रिंसली स्टेट में अपॉइंट होते हैं नवाब। ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर कि जब औरंगजेब के समय एक उनका गवर्नर था, एक उनका सलाहकार था, ठीक है। तो वो क्या किए, अपने जो खास व्यक्ति था जो इनके साथ काम करता था, इनका हेल्प करता था, सलाहकार था, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। क्या नाम था, मुर्शिद कुली खान। ये जो मुर्शिद कुली खान है, इन्हें बंगाल का दीवान बना दिया। क्या बना दिया, बंगाल का दीवान।
बंगाल का दीवान। दीवान क्या होता है? दीवान वो होता है जो उस जगह पर जा करके टैक्स को कलेक्ट करता है। यानी कि औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बना दिया। यानी कि आप जाइए बंगाल में और वहाँ पर वहाँ के लोगों से टैक्स को इकट्ठा कीजिए, टैक्स से कलेक्ट कीजिए। अब जो उस टाइम का बंगाल था, आज का समय जो बंगाल है वो तो वेस्ट बंगाल है कि नहीं, लेकिन उससे पहले मतलब अंग्रेजों के समय जो बंगाल था वो बंगाल बिहार, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये सब मिलाकर के बांग्लादेश पूरा बंगाल होता था। ये पूरा ये चारों स्टेट आप देख रहे हैं ना, ये चार जगह बिहार, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा मिला करके आपका बंगाल हुआ करता था। तो यहाँ के ये दीवान थे, कौन? मुर्शिद कुली खान। ये मुर्शिद कुली खान जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब ये जो है दीवान तो ये रहते हैं, फिर बाद में ये यहाँ के बंगाल के, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि बाद में जैसे जब धीरे धीरे टूटता गया, मुगल टूटता गया, तो जब फर्रुखशियार साहब आए 1717 में, तो उस दौरान क्या हुआ कि ये जो मुर्शिद कुली खान है, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और उन्होंने बंगाल को एक प्रिंसली स्टेट बना लिया। और प्रिंसली स्टेट बनाने पर ये वहाँ के क्या बन गए? नवाब बन गए। क्या बन गए? नवाब बन गए। अब ये यहाँ के नवाब तो बन गए। अब ये नवाब बने तो इसके बाद आए इनके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर आए सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। अब सुजाउद्दीन मोहम्मद खान जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर इनका भी एक खास, जिस तरह से औरंगजेब का खास व्यक्ति था मुर्शिद कुली खान, उसी तरह सुजाउद्दीन साहब का भी एक उनका खास व्यक्ति था जिन पे उनको ट्रस्ट था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उनका नाम क्या था? उनका नाम था अली वर्दी खान। अब ये जो अली वर्दी खान है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, अच्छे और वफादार इनके व्यक्ति थे। तो इन्होंने इनको गवर्नर बना दिया, फिर गवर्नर से जो डिप्यूटी चीफ बनाया, फिर चीफ बनाया। अब ये अपना पोस्ट तो इनका बढ़ता गया, अब इनको आ गया घमंड। अब ये कहने लगे कि अब हमें नवाब बनना है। तो सुजाउद्दीन साहब तो ठीक है, ये तो चल बसे अपनी, लेकिन इनके बाद जो आए, सरफराज खान। ये तो मेरा ही नाम हो गया, अरे ये तो मेरे नाम का कोई है। ठीक है, तो ये आते हैं साहब, ये आते हैं 1739। ठीक है, 1739 में गद्दी बैठते हैं। ये सुजाउद्दीन के जो हैं पोते, वो ग्रैंडसन, तो ये ग्रैंडसन जो है इनके गद्दी पर बैठ जाते हैं नवाब। लेकिन अलीवर्दी कहता है कि नहीं, अब बहुत हो गया सेवा, अब मैं बैठूंगा गद्दी पे। तो ये क्या करते हैं? एक बैटल करते हैं, एक युद्ध करते हैं, जिसका नाम रहता है बैटल ऑफ गिरिया। अब बैटल ऑफ गिरिया होते हैं और ये जो है मेरे नाम का कोई व्यक्ति है, अब ये हार जाता है। 1740 में ये गद्दी से हट जाता है। अब आ जाते हैं, कौन गद्दी पे बैठ जाते हैं? अली वर्दी जी बैठ जाते हैं, अली वर्दी खान बैठ जाते हैं। अब अली वर्दी खान जो है 1740 में बैठ जाते हैं। अब इनका देहांत हो जाता है, यानी कि ये 1756 तक जो है ये गद्दी पर रहते हैं। इनके बाद इनका देहांत हो जाता है और फिर इनके जो है इनके बेटे का नाम रहता है सिराजुद्दीन। ठीक है, सिराजुद्दीन दौला, क्या नाम रहता है इनका? सिराजुद्दीन दौला। ये जो है 1756 में ये गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब जब ये गद्दी पे बैठते हैं तब ये देखते हैं कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब क्या गलत हो रहा है?
गलत ये हो रहा है कि फर्रुखियर साहब ने ब्रिटिशर्स का टैक्स माफ़ कर दिया, लेकिन जब टैक्स माफ़ कर देंगे तो राजस्व में कुछ भी नहीं है। जो भी गवर्नमेंट के खाते में है वो जब टैक्स नहीं आएगा तो गवर्नमेंट तो कंगाल हो जाएगी। तो जब टैक्स नहीं आएगा तो फिर कैसे वो राज्य का भला कर पाएंगे। तो टैक्स तो ज़रूरी है। फिर वो क्या करते हैं, वो मीटिंग करते हैं। किससे मीटिंग करते हैं? अब सिराजुद्दीन दौला तो बैठे गद्दी पर, सिराजुद्दीन दौला बैठे गद्दी पर। अब वो करेंगे मीटिंग। किससे मीटिंग करेंगे? ब्रिटिशर्स से मीटिंग करेंगे भाई। किससे करेंगे? लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ उस समय जब यूरोप में उस टाइम फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में चल रहा था युद्ध, वॉर। क्या चल रहा था? वॉर। इस वॉर का नाम था 7 ईयर वॉर। क्या नाम था? 7 ईयर्स वॉर। अब इस वॉर होने की वजह से इसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा। अब इंडिया में फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। अब हुआ ये कि इस तरफ वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, लेकिन उसी बीच सिराजुद्दीन दौला ने मीटिंग बैठाई। अब यहाँ पे बैठे हैं सिराज जी और यहाँ पे बैठे हैं फ्रेंच आर्मी, और यहाँ बैठे हैं ब्रिटिश बैठे। अब ये जो सिराज साहब हैं, है ना, इन्होंने फ्रेंच को बुलाया, कहा कि फ्रेंच और ब्रिटिश को बुलाया, कहा कि देखो फर्रुखियर साहब थे तो उस दौरान उन्होंने टैक्स तो माफ़ कर दिया, लेकिन उसके बाद से ज़माना बदल गया है, अब आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बात जो सिराज ने इन लोगों को बताई, इसमें फ्रेंच तो मान गया, कहा चलो ठीक है हम आपको टैक्स दे देंगे, लेकिन ब्रिटिश नहीं माना, कहा कि हम नहीं टैक्स देंगे, जाओ जो करना है कर लो, ठीक है। तो ब्रिटिश ने कोलकाता के अंदर यहाँ पर कई सारे फोर्ट बना देते थे, कई सारे जो कंपनी थी उसकी किलेबंदी कर ली थी। अभी किलेबंदी जो की थी, जिस सिराज साहब को पसंद नहीं था। सिराज ने कहा कि आपको क्या कहते हैं, क्यों किलेबंदी कर रहे हैं, आप तो ऐसे तो टैक्स नहीं देते हो, फिर किलेबंदी भी आप कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए 7 ईयर वॉर चल रहा है, अब जब चाहे तब फ्रेंच वाले हम पर आक्रमण कर सकते हैं, इधर मराठा लोग हम पर आक्रमण कर देते हैं, इधर मैसूर वाले आक्रमण कर देते हैं, इधर कर्नाटक वाले आक्रमण कर देते हैं, इसीलिए हम ये किलेबंदी कर रहे हैं ताकि हम अपनी कंपनी की सुरक्षा कर सकें। तो सिराज ने कहा ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आप टैक्स नहीं देते हो तो आप बंगाल की ज़मीन पर किलेबंदी नहीं कर सकते हो, इसको हटाओ। ब्रिटिश ने कहा नहीं हटाएंगे। अब ब्रिटिश तोड़ गए। तो अब सिराज साहब भी जो है वो सेना लेकर के कोलकाता के एक बहुत बड़े फोर्ट, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम पहुंचते हैं। ये फोर्ट विलियम पहुंच गए। सिराज साहब फोर्ट विलियम पहुंचे। फोर्ट विलियम जब पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने उस फोर्ट विलियम को चारों तरफ से घेर लिया। जब चारों तरफ से घेरा तो ब्रिटिशर्स जो थे वो हार मान गए। ब्रिटिशर्स ने अपनी जान बचाने के लिए वो भागे, लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स जो थे, जिसमें से 142 ब्रिटिशर्स पकड़े गए। सिराज के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके फोर्ट विलियम के अंदर एक तहखाना था। उस तहखाने का नाम था ब्लैक होल। मतलब इतिहासकारों ने उस तहखाने का नाम रखा ब्लैक होल। इसी तहखाने में सिराज के सैनिकों ने इन 142 लोगों को ठूस ठूस के भर दिया और इसको बंद कर दिया, ताला लगा दिया बाहर से। जब सुबह हुई और ताला खोला गया तो देखा कि सब अड़से हुए हैं, और जब खोला गया तो देखा गया कि 142 में से सिर्फ और सिर्फ 23 लोग ही जिंदा वापस आए। मतलब सिर्फ जिंदा बच पाए, क्योंकि सब लोग जब एक दूसरे से सटे रहेंगे तो भाई सांस कहाँ ले पाएंगे। वो भी तहखाने के अंदर है, 1-2 विंडो होती है, सांस अंदर बाहर, तो सब लोग एक साथ मिलने की वजह से, एक साथ अड़सने की वजह से दम घुट गया लोगों का, और दम घुटने की वजह से सिर्फ और सिर्फ 23 लोग ही बच पाए।
अब 23 लोग बच पाए, इस वजह से इतने लोग मारे गए, इस वजह से इसको कहा जाता है, इस ट्रेजेडी को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी ट्रेजेडी। और इस घटना के बाद से जो सिराज साहब हैं, अब सिराज जो है ये क्या हो गया, टारगेट में आ गए, ब्रिटिशर्स के टारगेट में। अब कहा कि इससे बदला लेना पड़ेगा, इससे क्या लेना पड़ेगा, बदला तो लेना ही पड़ेगा। अब कैसे बदला होगा, तो इसकी ये जो घटना है, इसकी सूचना उस समय के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव को कर दी गई। रॉबर्ट क्लाइव उस समय व्यस्त थे, कहाँ व्यस्त थे, मद्रास में व्यस्त थे, मद्रास में उस समय थे वहाँ पे। जैसे उनको सूचना मिली, हाँ एक बात और मैं बताना भूल गया, जब ये घटना हुई तो सिराज साहब ने ये जो बंगाल में जो कोलकाता था, ये जो कोलकाता है इसका नाम बदल दिया इन्होंने। कहा कि अब से ये जो कोलकाता है ना, इसका नाम रहेगा अलीनगर। अब कोलकाता का नाम बदल गया। यहीं पे पोर्ट भी था, कोलकाता पोर्ट, उसका नाम भी बदल गया, अलीनगर पोर्ट हो गया। अब इसकी सूचना जो है, अब ये रॉबर्ट क्लाइव को मिली। रॉबर्ट क्लाइव उस समय के गवर्नर थे। अब वो इस समय थे मद्रास। जब उनको सूचना मिली तो वो 5000 कैवलरी के साथ, कैवलरी यानी पैदल सैनिक, कैवलरी के साथ वो निकल पड़े बंगाल के लिए। और कुछ जंगी जहाज थे, उन्होंने क्या किया, कोलकाता के पोर्ट में जाके बम्बार्डिंग कर दी। अब जब बम्बार्डिंग हुई तो सिराज के सैनिक ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अब जब रॉबर्ट क्लाइव पहुंचे अपने पैदल सैनिक लेकर के, फिर उसके बाद और युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद अब सिराज के सैनिकों ने हार माना और एक ट्रीटी साइन, इसको कहा जाता है अलीनगर पीस ट्रीटी। अलीनगर पीस ट्रीटी ज़्यादा दिन पीस नहीं रह पाई, क्योंकि ये पीस ट्रीटी इसीलिए हुआ था कि और भी ज़्यादा युद्ध ना हो। और इस ट्रीटी में ये भी कहा गया था कि पल्प शेयर के जो टैक्स उन्होंने छूट दिया था, वो टैक्स छूट उनको कंटिन्यू रखी जाए, और ये जो छूट है ये बरकरार रहे, और आप हमारे काम में हस्तक्षेप ना करें, सिराज से कहा था। लेकिन जब सिराज से ये कहा तो ये तो पीस तो हो गया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में ये जो घटना है ना, रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में ये जो घटना है ब्लैक होल की ना, एकदम छप गई। अब कहा कि इसका बदला तो हम लेंगे, कैसे लेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अब इसको हटाना पड़ेगा, इसको गद्दी से हमको हटाना पड़ेगा। इसको कैसे, तो देखा कि जो ये आपका सिराजुद्दौला है, इसका कमांडर इन चीफ सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ वो था मीर जफर। सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मीर जफर, वो यहाँ पर कमांडर इन चीफ था। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको कन्विंस किया, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफर को कन्विंस किया। मीर जफर से कहा कि क्यों ना मैं तुझे कहा कि तुम्हें मेरी हर बातें माननी पड़ेंगी, तो ही मैं तुम्हें नवाब बनाऊंगा। तो कहा ठीक है, लेकिन अब क्या था, अब ये था कि सिराजुद्दौला तो कमांडर इन चीफ था किसका, मीर जाफर का। लेकिन अब मीर जाफर को किसने कर लिया कैप्चर, मीर जाफर को ब्रेन वॉश है वो ब्रिटेन ने कर लिया, हमने रॉबर्ट क्लाइव ने कर लिया। अब रॉबर्ट क्लाइव का साथ कौन देगा, मीर जाफर देगा, क्योंकि उसे नवाब बनना था। तो अब हुआ यहाँ पर 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी। क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ, इसमें मीर जाफर ने किसका साथ दिया, ब्रिटेन का साथ दिया, और हरा दिया। किसे हरा दिया, सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला को हरा दिया, और गद्दी पे कौन बैठ जाएगा, मीर जाफर बैठ जाएगा, जो कि एक पपेट की तरह काम करेगा। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, और भी जो युद्ध हुए थे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा बचा हुआ है बैटल ऑफ बक्सर, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।